मैं तुम्हारी हिफाज़त भी कर सकता हूँ और तुम्हें पनाह भी दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, उसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। वो संजीदा लहजे में बोला। लैला ने सर उठाकर उससे देखा। वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी शख्स था। वो तो सिर्फ पनाह लेने आई थी, मगर वो उसे निकाह की पेशकश कर रहा था। मैं एक गरीब और बेबस लड़की हूँ। मेरे माँ बाप की जान अब भी खतरे में है। मैं सिर्फ आरज़ी पनाह चाहती हूँ। सेठ हमाद मेरे माँ बाप को मार देगा। आपको अल्लाह का वास्ता हमें पनाह दे दें। लैला रोते हुए दरख्वास्त करने लगी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। वो ऊंचा, लंबा और बेहद वजीह मर्द था। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, जवान था। लैला के आंसू देखकर वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे माँ बाप को भी बचा लूंगा, फिक्र मत करो। सेठ हमाद मुझ तक नहीं पहुंच सकता, मगर निकाह की शर्त अब भी बरकरार है। पहले मुझसे निकाह करो, फिर जो चाहोगी वो करूंगा। उसके बाद सेठ हमाद जैसा कोई मर्द कभी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकेगा। अब सोच समझ कर जवाब देना। तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी दांव पर लगी है। वो बेनियाजी से कहता हुआ वहां से जाने लगा कि लैला ने तड़प कर उसे पुकार लिया। मुझे ये शर्त कबूल है। मेरे पास सोचने समझने का वक्त नहीं। मैं अस्पताल से भाग कर आई हूँ। न जाने मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। आपकी हर शर्त मान लूंगी। वो मिन्नत समाजत करने लगी। माँ बाप की फिक्र उससे बेचैन किए हुए थी। सेठ के खौफ से वो अस्पताल से तो भाग गई थी, मगर उसका दिल बुरी तरह से डरा हुआ था। वो रुककर दोबारा उसकी तरफ देखने लगा। उसका हुस्न गैर मामूली था। रंगत शफाफ और दिलकश थी। उस बिखरे हुए और परेशान हाल हुलिये में भी उसकी खूबसूरती छुप नहीं पा रही थी। वो बखूबी समझ सकता था कि सेठ हमाद जैसा अयाश आदमी लैला जैसी कम उम्र और हसीन औरत लड़की को देखकर कैसे सुकून से बैठ सकता था। उसके लबों पर तमस्खुर भरी मुस्कुराहट फैल गई। लैला के मान जाने पर उसने इत्मीनान से सर हिलाया और अपनी मुलाजमा को आवाज दे दी। अभी तुम आराम करो और तैयार रहना। शाम को हमारा निकाह है। मैं तुम्हारे माँ बाप का पता करवाता हूँ। फिक्र मत करना। मुझसे निकाह करने के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी। वो उसे तसल्ली देकर चला गया। लैला का दिल मुसलसल खौफ से धड़क रहा था। वो मुलाजमा के साथ कमरे में चली गई। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ वसी और शानदार था। एक छोटे से घर में रहने वाली गरीब लड़की के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। इतना बड़ा घर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। और जिस कमरे में मुलाजमा उसे लेकर आई थी, वो तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश था। वो शाम तक किसी कमरे में बैठी इंतजार करती रही। जब वो शाम को वापस आया तो लैला तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो चौंक कर उसे देखने लगा, बिखरे हुए बालों और परेशान हवास के साथ। वो बेचैनी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। शायद अकेले रहने की वजह से वो बुरी तरह घबरा गई थी। मेरी अम्मा अब्बा साथ नहीं आए? उसने फौरन पूछ लिया। लैला के सवाल पर उसने गहरा सांस लिया और नफी में सर हिला दिया। निकाह की तैयारी करो। निकाह के बाद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने ले जाऊंगा। वो फिर वही बात कर रहा था। लैला बेबसी से सर हिलाकर रह गई। मुलाजमा ने उसे खूबसूरत सुर्ख जोड़ा दिया। वो नहा धोकर तैयार होगी। उसके बाल खुले हुए थे। मेकअप या किसी हार श्रृंगार की उसे जरूरत ही नहीं थी। वो वैसे ही बेहद हसीन लग रही थी और सुर्ख जोड़े ने उसकी खूबसूरती को मजीद निखार दिया था। जब निकाह हुआ आया तो वो घूंघट ओढ़ कर बाहर आ गई। उसे खौफ भी महसूस हो रहा था। वो कम उम्र और नासमझ लड़की थी जो इज्जत के डर और माँ बाप की जान बचाने की खातिर एक अनजान शख्स से निकाह कर रही थी। मगर कोई नहीं जानता था कि उस निकाह का अंजाम क्या होने वाला था। निकाह के दौरान पहली बार उसने अपने शोहर का नाम सुना, इज़्ज़त खान। का नाम सुनकर उसने घबराहट में निकाह के लिए कबूल है कह दिया था। वो उसे जानती तक नहीं थी, अलबत्ता देखने में वो अच्छा लगता था। सेठ हमाद के बरक्स उसका लहजा सख्त नहीं था। वो जवान, बाअसर और अमीर होने के बावजूद बदतमीजी से बात नहीं करता था। लैला को बस यही इत्मीनान था कि वो बुरा आदमी नहीं लगता। निकाह के बाद उसे कमरे में ले आया। जब उसने घूंघट उठाकर देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी नजरें सुर्ख लिबास में मलबूस अप्सरा जैसी हसीन लैला पर ठहर गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। अब वो उस पर हक भी रखता था। वो बेख्तियार सा उसकी तरफ झुका ही था।
کہ لیلا نے ڈر کر خود کو پیچھے کر لیا اور گھبراہٹ میں پھر اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں اپنے اماں ابا کو دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کل سے غائب ہوں، سیٹھ حماد کبھی میری گمشدگی برداشت نہیں کرے گا، وہ میرے ماں باپ کو نقصان پہنچائے گا، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں، میں نے اسی لیے نکاح کیا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ عزت جیسے ہوش بھی آیا، اس کم عمر لڑکی کا حسن واقعی جان لیوا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دراصل تمہارا شک سچ نکلا ہے، سیٹھ حماد نے تمہارے ماں باپ کو زخمی کر دیا تھا۔ جب میں تمہارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہ دونوں اپنے گھر میں بری حالت میں پڑے تھے اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر لیلا ایک چیخ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے خود پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی جان بچا کر چلی آئی تھی جبکہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس حال کو پہنچ گئے تھے۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر روتی رہی، مگر میں نے انہیں اسپتال پہنچا دیا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہیں، فکر مت کرو، میں تمہیں ان سے ملوانے لے جاؤں گا اور جب وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تو انہیں اپنے گھر لے آؤں گا، پھر سیٹھ حماد جیسا کوئی شخص تم لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ عزت نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ پاگلوں کی طرح روتی ہی جا رہی تھی۔ اسے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ جب وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی تب اس کے ماں باپ سیٹھ حماد کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ اچانک عزت خان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر خود سے لگا لیا۔ بری طرح مچلتی ہوئی لیلا کے دونوں ہاتھ قابو کرتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا، خاموش ہو جاؤ، میں نے بتایا نا کہ تمہارے ماں باپ اب ٹھیک ہے، رونا بند کرو۔ اس کی سخت آواز پر لیلا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور حالت بری طرح بگڑی ہوئی تھی۔ عزت خان کو اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ جب سے وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی مسلسل رو رہی تھی، نہ جانے کن اذیت ناک حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ اسے سنبھال کر اسپتال لے گیا۔ اپنے ماں باپ کو زخمی حالت میں دیکھتے ہی لیلا پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں بہت خود غرض اولاد ہوں، میں نے اپنا سوچا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اگر میں ہار مان لیتی اور سیٹھ حماد کے ساتھ چلی جاتی تو آپ دونوں کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کے باپ نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیلا، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو میری بیٹی، ہم نے تجھے زبردستی بھیجا تھا، تو خود توڑی بھاگی تھی، میں تو خود شرمندہ ہوں کہ تجھے اس حال میں پہنچا دیا، میری وجہ سے میری معصوم بیٹی کی زندگی خراب ہوگی، مجھے معاف کر دے لیلا۔ اس کا باپ معافیا مانگنے لگا جبکہ اس کی ماں بھی آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی ان دونوں کی نظر دروازے کے قریب کھڑے عزت خان پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ لیلا کی ماں فوراً بول اٹھی، اس بھلے انسان کا احسان ہے، اس نے ہمیں بروقت اسپتال پہنچایا اور ہمارا علاج بھی کروایا، اللہ نے اسے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ ماں کی بات سن کر لیلا نے چور نظروں سے عزت خان کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ جب اس کے ماں باپ بار بار اس کا شکریہ ادا کرنے لگے تو وہ دھیمے لہجے میں بولا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، مجھے لیلا نے ہی بھیجا تھا، اس کی درخواست پر جب میں وہاں پہنچا تو آپ دونوں زخمی حالت میں ملے، اس لیے اسپتال لانا پڑا، شکر ہے آپ دونوں اب ٹھیک ہیں، ورنہ لیلا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لینا تھا۔ اس کے بعد پر دونوں حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ وہ تو ہمیشہ ان کی چار دیواری میں رہی تھی، نہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی غیر مردوں سے بات کی تھی، پھر یہ شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ ان کی حیرانی دیکھ کر لیلا کو بھی احساس ہوا کہ وہ بغیر بتائے نکاح کر چکی تھی اور اب اگر سچ بتاتی تو ماں باپ کو صدمہ پہنچتا۔ لیلا کا باپ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیلا، تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو؟ یہ کون ہے؟ میں تو پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں۔ باپ کے سوال پر لیلا نے عزت کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں جب اسپتال سے بھاگی تو بھاگتے بھاگتے ان کے گھر تک پہنچ گئی تھی، گھر کا چوکیدار مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا، تب یہ صاحب باہر آئے تھے اور انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں نے انہیں سیٹھ حماد کا سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ کی نوکری دے دی اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ لیلا کی اس جھوٹ پر عزت خان حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گھر تک پہنچنے والی بات تو درست تھی، مگر سیٹھ حماد کا قصہ سننے کے بعد اس نے نوکری نہیں بلکہ نکاح کی پیشکش کی تھی
और वो दोनों निकाह भी कर चुके थे। लेकिन लैला ने ये हकीकत अपने माँ बाप से छुपा ली थी। इज़्ज़त सख्त नज़रों से उसे घूरने लगा। वो छोटी सी मासूम दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी उनके निकाह से साफ मुकर गई थी। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सेठ हमाद के सताए हुए गरीब और बेबस लोग हैं। सारी उम्र आपको दुआएं देंगे। हमारी बेटी की जगह हमें काम दे दी साहब। वो दोनों आजिज़ से इज़्ज़त खान से दरख्वास्त करने लगे। उसने एक मायनी खेज नज़र लैला पर डाली तो वो घबराकर फौरन अपने माँ बाप की तरफ मतवज्जो होगी। मैं सब संभाल लूंगी, अब आप दोनों ने सिर्फ आराम करना है। इज़्ज़त साहब हमें पनाह भी देंगे। वो उन्हें तसल्ली देने लगी। इज़्ज़त को उसकी चालाकी पर गुस्सा तो आया मगर वो खामोश रहा। जब लैला अपने माँ बाप की दुआएं लेने के लिए कमरे में बाहर निकली तो इज़्ज़त खान ने अचानक उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधी जाकर उसके सीने से लग गई। घबराकर उसने सर उठाया तो वो उसी को देख रहा था। आईब्रो चढ़ाकर बोला, तुमने अंदर निकाह की हकीकत अपने माँ बाप से क्यों छुपाई? न जाने वो इस बात पर इतना नाराज क्यों हो रहा था। हालांकि लैला से निकाह करने की वजह कुछ और थी। उसने अपने मकसद के लिए उससे निकाह किया था, मगर अब वो मकसद भूलने लगा था। उसका दिल चाहता था कि लैला अपने माँ बाप को सच बताए, क्योंकि वो अपने निकाह को छुपाना नहीं चाहता था। मैंने अपने अम्मा अब्बा से इजाजत तक नहीं ली थी। अगर वो सुनते कि मैंने चुपचाप निकाह कर लिया है तो वो बहुत दुखी होते। मैं उन हालात में उन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए बात छुपा ली, बाद में आराम से सब समझा दूंगी। प्लीज़ मेरे अम्मा अब्बा को निकाह के बारे में मत बताइएगा। वो इल्तिजा करने लगी। इज़्ज़त खान अपने हसार में सिमटी इस छोटी सी लड़की को देखता रहा। फिर गहरा सांस भरकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर याद रखना मैं तुम्हें खुद से दूर होने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर निकाह को छुपाने के बहाने तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश करोगी तो मैं खुद जाकर सबको निकाह के बारे में बता दूंगा। इसलिए ये बात अच्छी तरह जहन में रखकर घर ही आना। ये कहकर उसने आज़ाद कर दिया। लैला परेशान होगी। अगर घर में भी इज़्ज़त खान इसी तरह उसे अपने कमरे में ले जाता तो उसके माँ बाप क्या सोचते। वो इन्हीं ख्यालों में गुम खड़ी थी कि अचानक खिड़की से नजर आने वाले अस्पताल के गेट पर उसकी नजर पड़ी और उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। सेठ हमाद अपने आदमियों के साथ गाड़ी से उतर रहा था। वो खौफजदा होकर तेजी से कमरे की तरफ भागी। उसके माँ बाप अपने बिस्तरों पर निस्बतन सुकून से लेटे हुए थे। वो बुखलाई हुई इज़्ज़त खान को तलाश करने लगी। वो कमरे से कुछ फासले पर खड़ा किसी काल में मसरूफ था। सेठ हमाद किसी भी लम्हे अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच सकता था। उस जैसे अयाश शख्स के लिए निकाह की कोई अहमियत नहीं थी। उसे सिर्फ लैला चाहिए थी, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती पर बुरी तरह फ़रिफ्ता था। लैला पागलों की तरह दौड़ती हुई इज़्ज़त खान के पास पहुंची। उसके चेहरे से खौफ साफ झलक रहा था। इज़्ज़त खान ने चौंक कर उसे देखा और फौरन काल काट दी। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उसके पूछने पर लैला की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ हमाद आ गया है। वो अस्पताल में आ चुका है। मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज। मेरे अम्मा अब्बा को और मुझे यहाँ से दूर ले चलें। वो बहुत खतरनाक आदमी है, हमें मार डालेगा। वो खौफ से कांपती हुई रोते हुए बोल रही थी। इज़्ज़त खान ने फौरन उसे अपने हसार में छुपा लिया। फिक्र मत करो, तुम्हारे अम्मा अब्बा वीआईपी कमरे में हैं। वहाँ किसी को बगैर इजाजत जाने नहीं दिया जा सकता। और वैसे भी सेठ हमाद को यही लगेगा कि तुम लोग किसी आम वार्ड में हो, इसलिए खामोशी से यहीं खड़ी रहो। अगर अभी बाहर निकली तो वो तुम्हें देख लेगा। उसके जाते ही मैं तुम सबको अपने घर ले जाऊंगा। वो इत्मीनान से उसे अपने सीने से लगाए खड़ा था, जबकि लैला खौफजदा सी उसके हसार में मुकम्मल तौर पर छुपी हुई थी। अम्मा अब्बा अस्पताल में हैं। ये बात सेठ हमाद को कैसे पता चली? आपको तो हमारे इलाके में कोई जानता भी नहीं होगा। फिर वो लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? लैला हैरानी से बोली। इज़्ज़त खान के लबों पर तमस्खुर भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसके हाथ में मौजूद मोबाइल अभी तक ऑन था। उसने स्क्रीन सीधी करके उसे देखा। सेठ हमाद के नंबर पर अस्पताल का मुकम्मल एड्रेस भेजा गया था और साथ ये पैगाम भी लिखा था कि मनीरुद्दीन, उसकी बीवी और बेटी इसी अस्पताल में मौजूद है। सबूत के तौर पर अस्पताल में दाखिल होते हुए लैला के जख्मी माँ बाप की तस्वीरें भी भेजी गई थी। इसी इत्तला पर सेठ हमाद अपने आदमियों समेत अस्पताल पहुंच गया था। लैला हैरान रह गई। इज़्ज़त खान ने मोबाइल जेब में रखा और उसके नरम बालों के पीछे चेहरा छुपाते हुए सुकून से बोला, शायद सेठ हमाद के आदमियों ने हमारा पीछा किया होगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो ऐसे ही हमें ढूंढता रहेगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी पुरतमाद आवाज सुनकर लैला कुछ पुरसकून हुई और खामोशी से वहीं खड़ी रही। ऊपर वाले पोर्शन के कॉरिडोर के एक कोने में वो दोनों मौजूद थे, जबकि नीचे सेठ हमाद के आदमी हर वार्ड में पागलों की तरह लैला के माँ बाप को तलाश कर रहे थे, मगर उनका कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। सेठ हमाद गुस्से से पागल होने लगा। उसके आदमी नाकाम होकर वापस आए और बोले, यहाँ तो कोई नहीं है, हमें गलत इत्तला दी गई है। सेठ हमाद गुस्से से बोला, मुझे इज्जत ने खुद मैसेज किया है, तस्वीर भी भेजी है। वो झूठ नहीं बोलता, इसी अस्पताल का एड्रेस दिया है। मनीरुद्दीन तो मेरी सोच से ज्यादा अयार निकला, मेरा पैसा लेकर अब भाग रहा है। एक आदमी फौरन बोला, अगर ऐसा है तो शायद हमारे आने से पहले ही निकल गया होगा। अब सिर्फ वही वीआईपी कमरे बाकी रह गए हैं, या दिल के मरीजों वाले वार्ड। इमरजेंसी वार्ड भी देख लिए हैं, मगर एक खाली हाथ गरीब बूढ़ा वीआईपी कमरे तो नहीं ले सकता। सेठ हमाद गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद इज्जत खान सबको अपने घर ले आया। लैला के माँ बाप के लिए अलग कमरा खोला गया तो वो हैरान रह गई। उन्हें तो लगा था कि मुलाजमों को सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी जाती होगी, मगर इज्जत खान ने उन्हें घर के अंदर इज्जत के साथ ठहराया था। उसके जाने के बाद लैला की माँ ने बेटी को पुकारा, लैला ये सब क्या है? ये साहब इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? अमीर लोग तो ऐसे किसी पर तरस नहीं खाते। उन्होंने हमें मुफ्त में घर के अंदर जगह दे दी। आखिर मामला क्या है? माँ की हैरानी पर लैला ने सर हिलाया। इज़्ज़त साहब बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने हमारे हालात सुने तो उन्हें बहुत अफ़सोस हुआ। उनका अपना भी कोई घराना नहीं है। उनकी माँ चंद साल पहले फ़ौत हो गई थी और वालिद तो उनके बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। अम्मा, सब अमीर लोग बुरे नहीं होते। इज़्ज़त खान जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया कायम है। उन्होंने हमारा दर्द सुना तो हमारी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ले ली। वरना वो सेठ था जिसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें ज़लील किया। लैला ने सेठ हमाद का जिक्र करते हुए मुंह बनाया, तो मुनीरुद्दीन साहब ने भी इत्तेफाक में सर हिला दिया। हाँ, ये भी सच है, अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया कायम है। इस लड़के ने हमारा इतना महंगा इलाज करवाया, घर में जगह दी। आखिर हमारे पास ऐसा क्या था जिसका उससे लालच होगा? बगैर किसी मतलब के हमारी मदद कर रहा है। उनकी बात सुनकर लैला ने नजरें चुरा ली। वो ये नहीं बता सकती थी कि इज़्ज़त खान उससे पहले ही अपना सौदा कर चुका है। वो उससे निकाह कर चुका था और इसी निकाह के बदले उसके माँ-बाप की मदद कर रहा था। वो तीनों बातों में मसरूफ़ थे कि मुलाज़िमा खाना ले आई। लैला के माँ-बाप ने उसका शुक्रिया अदा किया, तो वो मुस्कुराकर चली गई। खाने के दौरान मरीनुद्दीन साहब बोले, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा, तुम माँ-बेटी बेड पर सो जाना। कमरा इतना बड़ा है कि हम तीनों के लिए काफ़ी है। साहब ने इतना एहसान किया है, अब मज़ीद तंग नहीं करेंगे और सुबह होते ही घर का काम सँभाल लेंगे, ताकि उनका एहसान कुछ तो उतार सकें। मुफ्त में किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। उनकी बीवी ने भी इस बात में सर हिला दिया, जबकि लैला किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। घर आते ही इज़्ज़त खान उसे अलग रोक कर कह चुका था, रात को मेरे कमरे में आना लैला, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मैं इस मामले में तुम्हारे झूठ का साथ नहीं दूंगा। शायद वो अब भी इसी का इंतजार कर रहा था। लैला को समझ नहीं आ रहा था कि माँ बाप को क्या जवाब दे। आखिर वो बोली, मेरा कमरा अलग है। आप दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे सोफे पर तकलीफ होगी। मगर मनीरुद्दीन साहब फौरन बोले, ये कैसी बातें कर रही हो? अब हम एक ही कमरे में अलग अलग कमरों में रहेंगे तो अजीब लगेगा। तुम हमारे साथ ही सो जाना। वैसे भी तुम साथ होगी तो मुझे इत्मीनान रहेगा। उनकी बात सुनकर लैला मज़ीद परेशान होगी। कुछ देर बाद मुलाज़िमा दस्तक देकर अंदर आई। वो तीनों चौंक कर उसे देखने लगे। वो लैला से मुखातिब हुई, हम सोने जा रही थी, तुमने नहीं आना क्या? उसकी बात पर लैला और उसके माँ बाप हैरान रह गए। मुलाज़िमा फौरन वजाहत देने लगी, दरअसल हम लड़कियां एक ही कमरे में मिलजुल कर सो जाती हैं। पहले भी लैला हमारे साथ ही सोई हुई थी, इसलिए उसे लेने आई हूँ। यहाँ तो जगह भी कम है, ये हमारे साथ आ जाएगी। इस वजाहत पर मनीरुद्दीन साहब ने इजाज़त दे दी। लैला हैरत ज़दा सी उनके कमरों से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने मुलाज़िमा से पूछा, ये सब क्या था? मैं तो कभी तुम्हारे साथ नहीं सोई। फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मुलाज़िमा मुस्कुरा दी। खान साहब ने भेजा था कि तुम्हें ले आऊं। अब तुम उनके कमरे में चली जाओ।
मैं अपने क्वार्टर में जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई थी। लैला घबरा गई। हिम्मत करके जब वो इज़्ज़त खान के कमरे में पहुंची, तो वो वाकई ही उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में पुरसकून और ख्वाबनाक सा माहौल था। हर तरफ गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। नीली रोशनी में इज़्ज़त खान ने सुर्ख लिबास में खड़ी लैला को देखा, तो चंद लम्हों के लिए उसकी नजरें उसी पर ठहर गईं। लैला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई और धीमे लहजे में बोली, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे और मेरे माँ बाप को इतना सहारा दिया। वो खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और उसकी निगाहों में पहली बार एक नरम सा तासुर उभरा। उसका इरादा सिर्फ निकाह करने का था। निकाह के बाद वो लैला और मुनीरुद्दीन को अपने घर में पनाह देने वाला था। मगर अब उसकी नीयत बदलने लगी थी। उसका दिल एक नए अंदाज में धड़क रहा था। उसे लैला की तलब महसूस होने लगी थी और वो बेताब सा हो रहा था। उसके नाजुक चेहरे पर अपने शिद्दत भरे लम्स बिखेरते हुए वो खुद पर काबू खोता जा रहा था। लैला का दम जैसे सीने में अटक गया। उसने ऐसा हरगिज नहीं सोचा था। इज़्ज़त खान एक खूबसूरत और पुरकशिश मर्द था और वो उससे अच्छा भी लगने लगा था, मगर वो खुद को उसके बराबर नहीं समझती थी और ना ही वो उसकी चंद रोज दिल बहलाने की चीज बनना चाहती थी। लेकिन निकाह के बाद वो बेबस हो गई थी। उसे खुद को इज़्ज़त खान के हवाले करना पड़ा था। मगर अचानक इज़्ज़त के मोबाइल पर मैसेज टोन बजे। वो फौरन संजीदा हो गया और लैला को आज़ाद करके सीधा होकर बैठ गया। लैला भी संभल कर सर झुकाए बैठ गई। इज़्ज़त खान ने मोबाइल निकाल कर मैसेज देखा। वो सेठ हमाद का पैगाम था। उसने लिखा था, इज़्ज़त बेटा, ये दोनों दोबारा कहीं नजर आए तो मुझे फौरन बताना। इस अयार बूढ़े ने मेरा 20 लाख का कर्ज देना है, पैसा लेकर भाग गया है। मैसेज पढ़कर वो गहरी सोच में डूब गया। लैला की सुनाई हुई कहानी कुछ और थी, जबकि सेठ हमाद कुछ और दावा कर रहा था। उसने नजरें उठाकर लैला को देखा। वह सर झुकाए बैठी थी और बेहद मासूम लग रही थी। अचानक वो बोला, तुमने मुझे आधी अधूरी बात बताई है। सेठ हमाद ने तुम्हें कहाँ देखा था? तुमने कहा था कि वो तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, मगर उसकी वजह क्या है? मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सेठ हमाद जैसे आदमी को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो मोहलत नहीं देते। तुम्हारा घर छोटा सा है, ना कोई मददगार है ना सहारा। वो चाहता था तुम्हारे घर में घुसकर भी तुम्हारी इज्जत लूट सकता था, मगर उसने तुम्हें इतनी मोहलत दी कि तुम तबीयत खराब होने पर आराम से अस्पताल पहुंच गई। आखिर वो तुम्हारे गरीब घराने तक पहुंचा कैसे? इज़्ज़त खान संजीदगी से पूछ रहा था और लैला घबरा गई थी। फिर उसने गहरा सांस लिया और बोली, हाँ, मैंने आपको आधी बात बताई थी। दरअसल सेठ हमाद से हमारी जान पहचान किसी और वजह से हुई थी। ये कहते हुए वो मासी में खो गई थी। उसे याद आया जब एक दिन उसका बाप खुशी खुशी घर लौटा था और सबको बताने लगा, मैं अब मजदूरी नहीं करूंगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने साथ कारोबार में शामिल होने का मशवरा दिया है। कारोबार के लिए मुझे 20 लाख रुपए दरकार हैं, जो मैंने सेठ हमाद के नाम से एक अमीर आदमी से कर्ज लिए हैं। मैं ये रकम कारोबार में लगाऊंगा और बहुत जल्द संभल जाएंगे। मैं अपनी लैला को आला तालीम दिलवाऊंगा और उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मनीरुद्दीन साहब बहुत खुश थे। लैला और उसकी माँ भी उनकी खुशी में शरीक थी। मनीरुद्दीन साहब दिन रात मेहनत करने लगे। लैला और उसकी माँ भी उनकी खुशी में शरीक थी। मनीरुद्दीन साहब दिन रात मेहनत करने लगे थे और घर के सब अफराद अच्छे दिनों की दुआएं मांग रहे थे। मगर एक रोज वो घर लौटे तो उनके कंधे झुके हुए थे। घर में दाखिल होते ही वो फूट फूट कर रो पड़े। जिस साथी के साथ उन्होंने कारोबार शुरू किया था वो सारी रकम लेकर फरार हो गया था। मुनीरुद्दीन साहब कर्ज में डूब गए। सेठ हमाद के आदमी पैसों के तकाजे के बहाने घर के चक्कर लगाने लगे। फिर एक दिन अचानक सेठ हमाद खुद घर आ धमका था। इस वक्त मुनीरुद्दीन साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हुए थे। घर में सिर्फ उनकी बीवी और बेटी मौजूद थी। लैला सेहन में बर्तन धो रही थी जब सेठ हमाद की नजर उस पर पड़ी। 17 साल खूबसूरत और कमसिन लैला को देखते ही उस जैसे अयाश आदमी की आंखें चमक उठी। वो उसके हुस्न को देखकर चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। लैला को एहसास हुआ तो उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सेठ हमाद अपनी मूंछों को ताव देता हुआ उसे घूर रहा था। उसकी मकरूह नजरें लैला के वजूद पर जमी हुई थी। लैला का रंग फक पड़ गया। वो घबराकर रोती हुई अंदर कमरे की तरफ भागी। जब तक उसने अपनी माँ को खबर दी,
सेठ हमाद वहां से जा चुका था, मगर उसकी वो गंदी नजर लैला के दिल में अजीब सी बेचैनी छोड़ गई थी। कुछ दिन खामोशी रही और लैला आहिस्ता आहिस्ता इस वाक्य को भूलने लगी। मगर फिर अचानक मनीरुद्दीन साहब परेशान रहने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया, सेठ साहब कर्जे की रकम जल्द वापस मांग रहे हैं। अब वो इंतजार करने को तैयार नहीं। हम ये रकम कहाँ से अदा करेंगे? घर में फूटी कौड़ी नहीं बची। उन्होंने सिर्फ रात तक का वक्त दिया है। अगर पैसा वापस न किया तो घर भी छीन लेंगे। जवान बेटी के साथ हम कहाँ जाएंगे? वो सर झुकाए घबराए हुए बोल रहे थे, जबकि उनकी बीवी और बेटी भी खौफसदा बैठी थी। दिन ढल रहा था और छोटे से घर में आहिस्ता आहिस्ता तारीकी फैल रही थी। किसी को चिराग चलाने का भी होश नहीं रहा था। हर गुजरता लम्हा उनके दिलों में खौफ बढ़ा रहा था। तब लैला उठकर अपने बाप के करीब आई और बोली, अब्बा, आप सेठ साहब से चंद दिन की मजीद मोहलत मांग लें। हम किसी और से उधार लेने की कोशिश करेंगे, या फिर इस घर की कीमत लगवा लेते हैं। उनका कर्ज वापस कर देंगे और बाकी रकम से कोई छोटा सा घर खरीद लेंगे, और अगर घर ना खरीद सके तो किराए पर ले लेंगे। लैला अपने बाप को तसल्ली दे रही थी। मुनीरुद्दीन साहब ने सर उठाकर अपनी मासूम बेटी को देखा और नम आंखों से बोले, लैला, अपने बदकिस्मत बाप को माफ कर देना। मैं तो अपनी बेटी को शहजादियों जैसी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मजदूरी छोड़कर कारोबार करने का फैसला किया। मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा धोखा खा जाऊंगा। मैं तुम लोगों को मजीद अजाब में डाल बैठा हूँ। ये कहते हुए वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी बीवी भी दुपट्टे में मुंह छुपाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। इर्द गिर्द के घरों में लोग अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। कहीं हंसी थी, कहीं बातों की रौनक थी। किसी को खबर तक नहीं थी कि मुनीरुद्दीन साहब के घर में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। अभी वो तीनों एक दूसरे को तसल्ली देने में मसरूफ थे कि अचानक बैरूनी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। लैला का नन्हा सा दिल खौफ से कांप उठा। मुनीरुद्दीन साहब की बीवी फौरन अपनी बेटी को लेकर कमरे में बंद होगी। मुनीरुद्दीन साहब ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ हमाद खड़ा था। अपनी मूछों को ताव देता हुआ वो खाली सहन में मतलाशी नजरों से इधर उधर देखने लगा। चंद रोज पहले इसी छोटे से कच्चे शहर में उसने एक चांद सा चेहरा देखा था, और इसी लम्हे उसके अंदर एक खतरनाक ख्वाहिश जाग उठी थी। वो औरतों का शौकीन और रंगीन मिजाज आदमी था। दो बीवियों और 7 बच्चों के बावजूद उसके अंदर हर दूसरे दिन किसी नई औरत की ख्वाहिश बेदार हो जाती थी। कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों के लिए वो अक्सर कोर्टों का रुख करता था, मगर जब से उसने मनीरुद्दीन साहब की बेटी की एक झलक देखी थी, उसके तो होश ही उड़ गए थे। लैला की खूबसूरती के आगे तो सितारा बाई के कोठे का महंगे से महंगा हीरा भी बेकीमत महसूस होता था। अब सेठ हमाद को हर वक्त उस पर गरीब घराने की और सादा मासूम लैला चाहिए थी। क्या हुआ मनीरुद्दीन? तुम्हारा लटका हुआ चेहरा तो बता रहा है कि कर्ज की रकम अभी तक जमा नहीं हुई। सेठ साहब ने इत्मीनान से घर के अंदर कदम रखते हुए सवाल किया, तो मनीरुद्दीन साहब ने बेबसी से सर झुका लिया। सेठ साहब, दरअसल मैं चंद दिन की मजीद मोहलत चाहता हूँ। मनीरुद्दीन साहब अभी इतना ही कह पाए थे कि सेठ ने उनकी बात दरमियान में काट दी। देखो मियाँ, हर इंसान की सोच ज़रूरियात होती है। जो जितना कमाता है उसके उतने ही अखराजात होते हैं। मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। बच्चे शहरों में पढ़ते हैं, उन्हें भी रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर 20 लाख की रकम कोई छोटी तो नहीं कि मैं यूं ही माफ़ कर दूं, वरना तुम जानते हो मेरा दिल तो इस मामले में बहुत खुला है। मेरे बस में होता तो ज़रूर तुम्हारी मदद करता। सेठ अचानक नरम लहजा इख्तियार कर चुका था। उसकी नरमी से मुनीरुद्दीन साहब को कुछ ढारस मिली। वो फौरन बोले, सेठ साहब, ज्यादा नहीं, बस चंद दिन की मोहलत चाहता हूँ। वो गिड़गिड़ाते हुए दरख्वास्त करने लगे, मगर सेठ ने नफी में सर हिला दिया। वो चाहता तो रकम बाद में भी वसूल कर सकता था, मगर अभी तो मछली खुद जाल में फंस चुकी थी। इसे तो सिर्फ लैला को हासिल करने का मौका चाहिए था, और उसका बाप इस वक्त उसके सामने बेबस खड़ा था। सेठ फौरन बोला, एक और रास्ता भी है। अगर तुम कर्ज अदा नहीं कर सकते और अपना घर भी अपने पास रखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक आसान हल बताता हूँ। इस तरह तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा, घर भी तुम्हारे पास रहेगा। बल्कि अगर मजीद पैसों की जरूरत हो तो वो भी मैं दे दूंगा। सेठ शातिराना लहजे में बोला। तो उसकी बात सुनकर मुनीरुद्दीन साहब ने उन्हें बेख्तियार सर उठाकर ना समझी से उसकी तरफ देखा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो।
तुम जानते हो शहर में मेरी एक कोठी खाली पड़ी है। मैं तुम्हारी बेटी को वहाँ रानी बनाकर रखूंगा। उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुज़रेगी। वो जब चाहे अपने माँ-बाप की माली मदद भी कर सकेगी और तुम बूढ़े माँ-बाप से ये घर भी नहीं छीना जाएगा। सेठ के अल्फाज मनीरुद्दीन साहब के सीने में खंजर की तरह पेवस्त हो गए। अपनी बेटी का जिक्र सुनकर वो अंदर तक तड़प उठे। सेठ साहब, मेरी बेटी अभी बहुत मासूम है। अभी उसकी शादी की उम्र ही क्या होगी? मनीरुद्दीन साहब दरअसल ये कहना चाहते थे कि सेठ हमाद जैसे उम्र रसीदा शख्स का उनकी मासूम और खूबसूरत बेटी के साथ कोई जोड़ नहीं बनता। मगर वो मकरूज थे, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें अपनी जुबान को लगाम देना पड़ी। अपनी हैसियत देखो मनीरुद्दीन और अपने हालात को पहचानो। अब ये वक्त नखरे दिखाने का नहीं है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है तुम्हारी बेटी 17 साल की होने वाली है। इस उम्र में तो लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, और समझदार मर्द वही होता है जो दामाद का पैसा देखे। तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारेगी। तुम्हें और क्या चाहिए? सेठ हमाद उसे पैसों की लालच दे रहा था। उसका अंदाज साफ बता रहा था कि वो इनकार सुनने के मूड में नहीं था। मनीरुद्दीन साहब ने हालात की संगीनी को समझते हुए सर झुका लिया। ठीक है सेठ साहब, मगर मैंने अब तक अपनी बेटी को बच्चा बनाकर रखा हुआ है। उसके ज़हन में हमेशा यही बात डाली गई है कि पहले उसकी तालीम मुकम्मल करवाई जाएगी, फिर शादी होगी। अब उसे समझाने में कुछ वक्त तो लगेगा। मैं फौरी शादी नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुनीरुद्दीन के हार मानने पर सेठ हमाद का चेहरा खिल उठा। वह फौरन खुशदिली से बोला, फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें 2 हफ्ते देता हूँ। जहेज और अरूसी जोड़े की फिक्र भी मत करना। वह सब मेरी जिम्मेदारी है, और कर्ज की रकम को भी भूल जाओ। मैं जल्द अपनी अमानत लेने आऊंगा। फिर जाते जाते वो रुका और मुनीरुद्दीन साहब को घूर कर देखते हुए बोला, और कोई होशियारी दिखाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने अपनी बेटी के लिए मुझे छोड़कर किसी और को दामाद चुना, तो वो इंसान मेरे हाथों मारा जाएगा, और मैं बेगार निकाह के तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। ये बात अच्छी तरह याद रखना। सेठ साफ लफ्जों में धमकी देता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही मुनीरुद्दीन साहब के कदम जवाब दे गए, और वह जमीन पर ढह गए। कमरे में खड़ी माँ बेटी भी सेठ की सारी बातें सुन चुकी थी। लैला का चेहरा खौफ से फक पड़ गया। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे बाहर की दुनिया की गंदगी से बचा कर रखा था। उसका गैर मामूली हुस्न वैसे ही लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता था। मगर वो ये नहीं जानते थे कि सेठ हमाद जैसे मर्द छुपी हुई चीजों तक भी रसाई हासिल कर लेते हैं। चंद दिन बाद मनीरुद्दीन साहब थके हारे घर में दाखिल हुए, तो उनकी बीवी ने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। उन्हें दर्द दर्द की खाक छानते हुए 3रा दिन हो चुका था, मगर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ था। वो जानते थे कि अब अगर घर बेच भी देते, तो सेठ हमाद पैसे कभी कबूल न करता, क्योंकि वह लैला पर नजर जमा चुका था और उसे हासिल किए बगैर पीछे हटने वाला नहीं था। अब हम क्या करेंगे? काश तुम्हें कारोबार करने का शौक न हुआ होता, तो आज हमारी लैला अपने घर में सुकून से रह रही होती। मुनीरुद्दीन की बीवी रोते हुए बोली। कमरे में पड़ी लैला बुखार से जल रही थी। सेठ हमाद जैसे जालिम और उम्र रसीदा शख्स की कैद में जाने का तस्वुर ही उसके लिए खौफनाक था। अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लैला मेरी बेटी, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मुनीरुद्दीन साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए बेटी को पुकारा। उन्हें देखते ही लैला रोने लगी। वो फौरन उसे अपने सीने से लगा गई। सिर्फ 2-3 दिनों में वो उसे कमला सी गई थी। सारा दिन खौफजदा होकर कमरे में पड़ी रहती थी और रोती रहती थी। क्या हम सेठ साहब के खौफ से अपनी बेटी को इस हाल में मजीद जाने देंगे? खुदा के लिए उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। हम उसे किसी अच्छे अस्पताल ले जाते हैं, किसी अच्छी जगह इलाज करवाते हैं। लैला का बुखार 3 दिन से कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। हकीम साहब की दवा से भी कोई आराम नहीं आया। यहाँ के डॉक्टर तो सिर्फ इंजेक्शन लगाकर जान छुड़ाते हैं। मुनीरुद्दीन की बीवी परेशानी से बोली, तो वो सोच में पड़ गए। फिर आहिस्ता से बोले, ठीक है, तुम लैला को कुछ खिलाओ। मेरे पास इतने पैसे अभी भी हैं कि उसे अस्पताल लेकर उसका चेकअप करवा सकूं। मुझे अपनी बेटी से बढ़कर कुछ अजीज नहीं। और लैला मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा बाप तुम पर कभी ऐसा जुल्म नहीं होने देगा। मैंने सिर्फ सेठ को टालने के लिए वक्त मांगा है। मैं तुम्हारी शादी हरगिज सेठ हमाद से नहीं करूंगा। इस खौफ से बाहर आ जाओ। मेरी बेटी बहुत कीमती है। हम तुम्हें कहीं दूर ले जाएंगे, ऐसी जगह जहां सेठ हमाद कभी हम तक न पहुंच सकेगा।
मुनीरुद्दीन साहब अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए बोले। लैला की माँ ने उसे खाना खिलाकर जल्दी से तैयार किया और फिर वो तीनों अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मगर गली के नुक्कड़ पर ही सेठ हमाद के आदमियों ने उन्हें रोक लिया। लगता है मुनीरुद्दीन सेठ को धोखा देकर भागने के चक्कर में है। सेठ को बुलाऊं, उसकी खबर लेते हैं। सेठ की अमानत को छुपाकर कहाँ ले जा रहे हो? सेठ के आदमियों ने लैला को घूरा। वो सियाह चादर में लिपटी, डरी हुई, सहमी हुई खड़ी थी। मैं सिर्फ अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो बीमार है, वो मर जाएगी। हमें जाने दो, हम वापस आ जाएंगे। खाली हाथ कौन भागता है? मुनीरुद्दीन साहब ने जब्त करते हुए कहा। मगर सेठ के आदमी रास्ते में डटे रहे। मोहल्ले वाले नसरें चुराते हुए गुजरने लगे, क्योंकि इलाके में सेठ का खौफ फैला हुआ था और कोई उनके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करता था। इसी वक्त गाड़ी में सेठ अमाद खुद पहुंच गया। मेरे होने वाली बीवी को कहाँ लेकर जा रहे हो मुनीरुद्दीन? उसके करख्त लहजे में मुनीरुद्दीन ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा और रो पड़ी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सिर्फ उसे अस्पताल लेकर जाना चाहता हूँ। 2-3 दिन से बुखार में चल रही है। सेठ हमाद ने ठटक कर लैला को देखा। नकाब के बावजूद उसका चेहरा सुर्ख और बुखार से आंखें सुर्ख साफ नजर आ रही थी। वो फौरन बोला, तुम उसे मेरी गाड़ी में बिठाओ, तुम दोनों भी साथ आ जाओ, मैं अस्पताल छोड़ देता हूँ। इतनी बात पर इतना तमाशा मत करो। उसने अपनी आदमियों को झिड़क कर पीछे हटा दिया। मुनीरुद्दीन ने बेबसी से अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी में बिठाया, क्योंकि इस वक्त उन्हें सिर्फ लैला की फिक्र थी। सेठ हमाद उन्हें एक बड़े अस्पताल ले आया और खुद भी अंदर जाने की जिद करने लगा। मगर मुनीरुद्दीन ने यह कहकर टाल दिया कि वो चेकअप करवा कर वापस आ जाएंगे। सेठ ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चेकअप करवा लो, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि आज शाम ही मैं उससे निकाह करूंगा। अब तुम लोगों पर मजीद बोझ नहीं रहेगा। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए। वक्त इतनी तेजी से बदल गया था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ वहीं रुककर बैठ गया और बोला, जल्दी करो, मैं उसे घर भी ले जाऊंगा। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। अस्पताल में दाखिल होकर भी लैला के माँ बाप को इलाज की फिक्र नहीं थी। लैला शिद्दत से रोने लगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं। सेठ मुझे चाहे मार दे, मगर तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं उसका ध्यान बटाती हूँ। मगर मुनीरुद्दीन साहब ने फौरन मुदाखलत की। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं। अगर आज हम गए तो हम लैला को नहीं बचा सकेंगे। यही आखिरी मौका है। तुम लैला को दूसरे गेट से निकालो, मैं सेठ को संभालता हूँ। उनके बात पर फैसला हो गया। लैला की माँ उसे लेकर दूसरे गेट की तरफ बढ़ गई, जबकि लैला रोते हुए अपने बाप को पुकारती रही। इधर मनीरुद्दीन सीधा सेठ हमाद की तरफ चला गया। तुम्हारी बीवी और बेटी कहाँ है? सेठ ने उसे अकेला देखकर फौरन पूछा। वो वो अंदर है। डॉक्टर ने एक दिन रुकने को कहा है। मैं आपको बताने आया था। मुनीरुद्दीन ने हकलाया, मगर सेठ ने एकदम उसका गिरबान पकड़ लिया। मुझसे चालाकी मत करो मुनीरुद्दीन। मैं जानता हूँ मामूली बुखार में कोई अस्पताल में दाखिल नहीं होता। तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? अभी मेरे सामने लाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। सेठ गुस्से से धाड़ा, जबकि उसके आदमी भी मुनीरुद्दीन पर बंदूकें ताने खड़े थे। ये मंजर देखकर लैला की माँ की रूह कांप गई और वो अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ गई। लैला, यहाँ से भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी कसम, यहाँ से चली जाओ। हम दोनों को सेठ हमाद कभी नहीं मारेगा। याद रखना, वो जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लेता, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। उसकी माँ ने उसे धक्का देते हुए सख्ती से कहा और खुद वापस अपने शौहर की तरफ लौट गई, क्योंकि वो उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। लैला सर पर दौड़ने लगी। वो बुरी तरह रो रही थी और दिल ही दिल में माँ बाप को छोड़ने पर तड़प रही थी। मगर वो कमजोर थी और उनकी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए किसी की मदद लेने के ख्याल से भागती रही और अंधाधुंध दौड़ते हुए एक पोश इलाके में जा पहुंची। रात गहरी हो रही थी जब वो एक घर के दरवाजे पर खड़ी होकर चौकीदार से पनाह की इल्तिजा करने लगी। उसे खौफ था कि कहीं सेठ हमाद उसका पीछा करते हुए यहाँ भी ना आ जाए। वो मुसलसल मदद की दरख्वास्त कर रही थी कि अचानक इज्जत खान अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया और लैला को देखकर फौरन गाड़ी रोक ली। लैला रोते हुए बार बार कह रही थी, खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। सेठ हमाद मुझे मार डालेगा। मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए। मुझे उससे बचा लो। उसकी आवाज में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। इज्जत खान ने जब उसके मुंह से सेठ हमाद का नाम सुना तो वो फौरन चौंक गया। वो एक लम्हे में फैसला करते हुए कहा, इस लड़की को अंदर ले जाओ।
चौकीदार ने उसे अंदर जाने दिया। रात के वक्त इज़्ज़त खान ने उसे मुलाज़मा के हवाले किया और खुद अपने कमरे में चला गया। मगर अगली सुबह उसने लैला से तफसील पूछ ली। वो डरी हुई थी और आधी अधूरी बात बताकर मदद की दरख्वास्त करती रही, जिस पर इज़्ज़त खान ने अचानक निकाह की शर्त रख दी। लैला ने पूरी बात बताकर खामोशी इख्तियार कर ली, तो इज़्ज़त खान ने गहरा सांस लिया और समझ गया कि मुनीरुद्दीन ने कारोबार के लिए सेठ हमाद से 20 लाख कर्ज लिया था। कारोबार नाकाम हुआ तो साथ ही पैसे लेकर भाग गया और वो मकरूज हो गए। लैला उनकी इकलौती बेटी थी। उसकी खूबसूरती की वजह से सेठ हमाद की नीयत खराब हो गई। वो कर्ज के बहाने दबाव डालने लगा और जब मौका मिला तो रिश्ता मांग बैठा। अगर मुनीरुद्दीन समझदारी न दिखाते और लैला वहां से ना भागती तो वो उसकी कैद में आ चुकी होती। इज़्ज़त खान ने उसे सीने से लगाते हुए तसल्ली दी। फिक्र मत करो लैला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें सेठ हमाद के हवाले कभी नहीं करूंगा। लैला उसके सीने से लगकर रो पड़ी थी। इज़्ज़त ने उसके आंसू साफ किए और नरमी से उसे बिस्तर पर लटा दिया। तुम आराम करो, तुम थक गई होगी। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम अभी छोटी हो, जब तक तुम मुझे दिल से कबूल नहीं करती, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। उसके अल्फाज सुनकर लैला सुकून से आंखें बंद करके सो गई। जब से इज़्ज़त को पूरी सच्चाई का इल्म हुआ था, वो लैला और उसके माँ-बाप का बेहद ख़याल रखने लगा था। लैला भी अब खामोश रहने लगी थी। इज़्ज़त ने अपने वादे के मुताबिक कभी उस पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो जानता था कि वो कम उम्र लड़की है और उससे बेहद प्यार करता था। कभी कभार वो उसे घुमाने फिराने भी ले जाता था। लैला ने अपने माँ बाप को भी अपने निकाह की हकीकत बता दी थी, जिस पर मनीरुद्दीन साहब और उनकी बीवी इज़्ज़त को अपने दामाद के तौर पर कबूल करके बेहद खुश हुए थे। वो उसे सेठ हमाद से कहीं बेहतर समझते थे। इज़्ज़त ने लैला से साफ कहा था कि इस घर में वो मालकन की तरह रहे और हर खौफ भुला दे। ये इलाका महफूज है और वो चाहे तो करीबी पार्क में भी जा सकती है। उसकी तसल्ली से लैला काफी मुतमईन हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने सेठ हमाद को भुला दिया था। उसके माँ बाप भी अपनी मर्जी से घर का हल्का फुल्का काम कर लेते थे, मगर इज़्ज़त ने कभी उन्हें किसी जिम्मेदारी का पाबंद नहीं बनाया था। लैला को अभी तक इज़्ज़त खान की असल हकीकत का इल्म नहीं हो सका था और उसी के साथ रहते हुए 6 माह गुजर चुके थे। इन 6 महीनों में इज़्ज़त ने उसे हर सहूलत दी थी और उसके दिल में भी इज़्ज़त के लिए मोहब्बत जन्म लेने लगी थी। वो खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पा रही थी। उसके लिए सजती संवरती रहती थी और उसके करीब रहना चाहती थी, मगर उसे हैरत होती थी कि हर बार जब वो उसके करीब आती, इज़्ज़त किसी न किसी बहाने दूर हो जाता था, जिससे वो उलझने लगी थी। एक दिन वो पार्क में बैठी इज़्ज़त के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। तो तुम यहाँ छुपी हुई हो, तुम्हें लगा था तुम मुझसे बच जाओगी। लैला चौंक कर उठी तो उसके सामने सेठ हमाद खड़ा था। उसका रंग खौफ से सफेद पड़ चुका था। वो भागने ही लगी थी कि सेठ हमाद ने उसका बाजू पकड़ लिया था और उससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसे गाड़ी में धकेल दिया। उसका मोबाइल और चादर वहीं पार्क में गिर गए और वो एक बार फिर उसकी कैद में आ गई। एक बंद कमरे में वो बेबस पड़ी थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे कि अचानक दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला तो तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और वह फौरन आंखें बंद कर गई। आखिर तुम मेरे पास आ ही गई लैला मुनीरुद्दीन। मैंने तुम्हें इज्जत से हासिल करने की कोशिश की थी, मगर तुम लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा है। जिस दिन से तुम्हें देखा है, मेरी नींदें हराम हो गई हैं। इतनी खूबसूरती और नज़ाकत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आवाज़ सुनते ही लैला ने आंखें खोली और अपने सामने सेठ हमाद को देखकर उसके ओसान खता हो गए। वो घबरा कर बोली, मेरे करीब मत आना सेठ हमाद। अब मैं शादीशुदा हूँ। मैं वो गरीब और मजबूर लड़की नहीं रही जिसे तुम कर्ज के नाम पर हासिल कर लोगे। उसके अल्फाज पर सेठ हमाद के होठों पर मकरूह कहका उभरा। मुझे मालूम है तुम अब कवारी नहीं हो, और सच कहो तो मुझे अफसोस भी है। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता, फिर तुम जिसके साथ चाहती रहती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर तुमने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने तुम्हारे बाप पर इस वक्त एहसान किया था जब तुम लोग खाली हाथ थे और कोई सहारा तुम्हें सहारा नहीं था, मगर उसका बदला तुम्हारे नाशुक्रे बाप और तुमने मिलकर मुझे गद्दारी की सूरत में दिया है। मुझे शादी का झांसा देकर किसी और के साथ भाग गई, मगर अब भी तुम पहले जैसी ज्यादा खूबसूरत होगी। लगता है तुम्हारा शोहर तुम्हें बहुत प्यार से देखता है। सेठ हमाद उसे मकरूह नजरों से देखता हुआ
آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ لیلا کا لباس اس کے نازک وجود کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے بازوؤں سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ اغوا کے دوران سیٹھ حماد اس کی چادر پہلے ہی چھین کر پارک میں پھینک چکا تھا اور اسے گھسیٹ کر اسی کمرے تک لایا گیا تھا۔ وہ بے بسی سے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس شخص سے بچنے کے لیے اس نے اپنی عزت کے بدلے عمر بھر کا سودا کیا تھا اور ایک انجان شخص سے حفاظت کا وعدہ لے کر خود کو اس کے حوالے کیا تھا۔ مگر 18 سالہ معصوم لیلا آج پھر سیٹھ حماد کے شکنجے میں تھی، اور اب وہ اپنے شوہر کا بھی حوالہ دینے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ اسے ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی۔ سیٹھ حماد نے بے رحمی سے حکم دیا، اس لڑکی کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہناؤ اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ آج میں اپنی جیت کا جشن منانا چاہتا ہوں۔ اس کی چیخیں اور رونا مجھے سکون دے گا۔ اب اس کی آزادی کبھی ممکن نہیں۔ لیلا منیر الدین اب میری قید سے نہیں نکل سکتی۔ اب تم میری رکھیل بن کر رہو گی۔ اس کی باتوں پر لیلا خوف سے کانپ اٹھی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کا انجام بہت بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، مگر اس کی چیخیں سیٹھ حماد کو سکون دے رہی تھی۔ وہ مطمئن سا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ادھیڑ عمر ملازمہ نے افسوس بھری نظر اس معصوم لڑکی پر ڈالی جس کے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا حسن ہر نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ مگر اس کی قسمت انتہائی بری تھی۔ جتنا رونا ہے ابھی رو لو، میں تمہارے لیے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد بلا وجہ مزاحمت مت کرنا، کیونکہ تم بھی قید ہو اور میں بھی مجبور ہوں۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، یہی تمہاری قسمت ہے، اسے قبول کر لو تو بہتر ہے۔ ملازمہ یہ کہہ کر چلی گئی اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ لیلا فرش پر گر کر سجدے کی حالت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اور وہ خود بھی ابھی اسے پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف سیٹھ حماد نشے میں دھت اپنے کمرے میں لیلا کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور عزت خان اندر داخل ہوا۔ سیٹھ نے حیرت سے کہا، آؤ عزت، آج تمہیں اپنے چچا کی یاد کیسی آ گئی؟ مگر عزت نے بغیر کچھ کہے میز پر پڑی بوتل اٹھائی اور دیوار پر دے ماری۔ شیشہ کرچیوں میں بکھر گیا۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان کو اپنا چچا نہیں مانتا۔ تم نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور میں خاموش رہا، مگر اب تم میری بیوی کو اغوا کیا ہے اور اب حد سے آگے بڑھ چکے ہو۔ عزت خان غصے سے چیخا۔ سیٹھ حماد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے تمہاری بیوی کو کب اٹھایا؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ ملازمہ زبردستی لیلا کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ لیلا عزت کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بھاگی اور اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج کے بعد اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ یہ میری بیوی ہے، میں تمہارے باپ کا قرض بھی اتار دوں گا، مگر اگر تم نے دوبارہ ہاتھ ڈالا تو میں تمہاری حقیقت سب کے سامنے لا دوں گا۔ عزت کی دھمکی پر سیٹھ ساکت رہ گیا اور عزت لیلا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ سیٹھ بے جان سا صوفے پر گر گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ وہ لیلا یا اس کے خاندان کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتا، ورنہ اس کے اپنے راز سب کے سامنے آ جاتے۔ گھر پہنچے تو رات ہو رہی تھی اور لیلا خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی تو عزت اسے کمرے میں لے گیا اور نرمی سے کہا، چپ ہو جاؤ لیلا، اب کبھی سیٹھ حماد تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ لیلا اس کے سینے سے لگی ہوئی روتی ہوئی بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سیٹھ نے مجھے اغوا کیا ہے اور وہ مجھے کہاں لے گیا ہے؟ اس کے سوال پر عزت نے گہرا سانس لیا اور کہا، تمہارا دشمن صرف وہی ہے اور مجھے اس کا خفیہ ٹھکانہ معلوم ہے، کیونکہ وہ میرا سگا چچا ہے، ہمیشہ سے عیاش اور بد کردار انسان ہے۔ میری ماں خانزادی تھی، وہ بیوہ ہوئی تو وہ ان کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ میں ماں کو بچا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ جب تم نے اس کا نام لیا تو میں نے فوراً سمجھ لیا اور تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ پہلے میرا ارادہ صرف اسے سبق سکھانے کے لیے تم سے نکاح کرنا تھا، تاکہ وہ تمہارے پیچھے پڑا رہے، مگر اب میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں لیلا۔ عزت نے سچائی بتاتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تم سے دور رہتا تھا کہ مجھے شرمندگی تھی کہ میں نے تمہیں استعمال کرنے کا سوچا تھا، مگر اب میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ لیلا خاموشی سے اس سے دیکھتی رہی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ عزت نے کیا سوچ کر اسے اپنایا تھا۔ اسے صرف یہ سکون تھا کہ اس نے اس کی حفاظت کی اور اس کے ماں باپ کو سہارا دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں عزت۔ آپ میری زندگی میں میرے ماں باپ کے بعد پہلے مرد ہیں
جس نے مجھے اتنی محبت اور حفاظت دی، ورنہ شاید میں سیٹھ کا کھلونا بن جاتی۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ عزت نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ایسی بات دوبارہ مت کرنا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اس نے اسے قریب کر لیا اور دونوں کے درمیان سارے فاصلے مٹنے لگے اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں مکمل ہو گئے۔ اگلی صبح روشنی پھیل چکی تھی۔ لیلا عزت کے ساتھ شرمائی ہوئی بیٹھی تھی اور عزت اس کے ماں باپ کو سب کچھ بتا چکا تھا، جس پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ منیر الدین نے کہا، اگر سیٹھ کا معاملہ حل ہو گیا ہے تو ہم اب اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ ہم کب تک تم پر بوجھ رہیں گے؟ اور تم نے ہمارا قرض بھی ادا کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے پیسے واپس کر دوں۔ یہ سن کر لیلا اداس ہوگی، مگر عزت نے کہا، آپ دونوں میرے لیے اپنے ماں باپ جیسے ہیں۔ آپ کے بغیر گھر ادھورا لگے گا اور مجھے قرض یا پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ لیلا مجھے مل گئی ہے، بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ سن کر لیلا شرما گئی اور اس کے ماں باپ ان کے دونوں کی خوشیوں کی دعائیں دینے لگے۔